हेलो फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे सीटेट के लिए अपन जो भी सीडीपी वगैरह क्लासेज होती हैं, तो आज जो अपनी क्लासेज है वो क्लास हिंदी के संबंध में रहेगी। हिंदी पेडागोजी अपन कवर करेंगे। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। डेली बेसिस पे आप जुड़ जाएं अभी क्लास से। तो जो आपका फ्लालेन जो बोर्ड होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? लिखने के काम में आता है, सुनने के काम आता है, चित्रों का प्रदर्शन करने में काम आता है, या फिल्म पट्टिका का जो है प्रदर्शन करने में काम आता है? बताइएगा, जो आपका फ्लोरेंस जो बोर्ड होता है इसका क्या प्रयोग होता है, बताइए। तो देखिएगा, जो आपका फ्लोरेंस जो बोर्ड होता है उस पे अपन क्या है, विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं, विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम्स हैं उनको अपन यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल चित्र प्रदर्शन हेतु ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो पहले क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बताइएगा कि आपका जो है अनुकरण वाचन, आपको बताना है अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं। भाई अनुकरण जो वाचन है वो कितने प्रकार का होता है, कितने इसके भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो अनुकरण जो वाचन है वो आपका 2 प्रकार का होता है। अनुकरण वाचन आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप दिया गया। भाई जो आपका सीसीई है, जो आपका सीसीई था उस पर प्रभावी रूप दिया गया किसके द्वारा? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या मुदालियर आयोग जिसको शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। तो आपका जो सीसीई है इस पे प्रभावी रूप दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। अब तक तो जो है आपके भारत में अब तक 3 जो आपकी शिक्षा नीतियां हैं वो प्रभावी हुई हैं। 3 जो आपकी शिक्षा नीतियां हैं वो आपकी प्रभावी हो चुकी हैं। पहली जो आपकी आई थी वो आपकी 1968 में आई, उसके बाद 1986 में आ गई, और उसके बाद जो है 2020 में आई थी। तो ये 3 शिक्षा नीतियां जो हैं आ चुकी हैं भारत में अभी तक। अगला क्वेश्चन है कि आपकी सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई थर्ड नहीं है, इसके अलावा अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन की। आंसर तो थर्ड हो गया भाई, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना। तो भाई मूल्यांकन तो नियमित और समग्र होना चाहिए, तो ये बात तो सही है। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, ये बात भी सही है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, तो ये कोई सीसी का उद्देश्य थोड़ी हुआ, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका करेक्ट हो गया। अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन, मूल्यांकन में निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना, तो ये तो इसका उद्देश्य होगा। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा भाई? आप जो है शिक्षक की भूमिका को ही कम कर रहे हो, तो ये जो है आपके सीसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? भाई जो है आपकी चित्र जो विस्तारक यंत्र होता है ना वो एक यांत्रिक दृश्य सामग्री है। कैसी है? दृश्य सामग्री आती है, लेकिन कैसी है? यांत्रिक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो याद रखना आपको, चित्र जो विस्तारक यंत्र है, और यंत्र नाम आ गया तो कैसी हो गई? यांत्रिक हो गई। चित्र कैसे होते हैं? चित्र देखने लायक होते हैं, तो कौन से हो गए? दृश्य। तो यांत्रिक दृश्य सामग्री। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है फिर सीसी के संबंध में क्वेश्चन है कि सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य नहीं है। देखते हैं एक एक को। मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना, ये तो आपका उद्देश्य होगा। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, यही आंसर इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। पिछले करवा दिया है पीछे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अच्छा, पीछे कैसे कर दिया इसको, ठीक है। चलो अगला देखो, भाषा दक्षता। भाषा का जो कौशल है वो किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से कर सकते हैं अपन। लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर भी जो है भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। शब्द रचना का ज्ञान करा करके भी अपन जो है भाषा कौशल को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो आपके उपरोक्त सारे जो कारण हैं, उपरोक्त जो भी आपके कारण ऊपर दिए गए हैं, उन सभी की सहायता से आपके जो भाषा दक्षता का जो कौशल है उसको विकसित किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, रचना शिक्षण के 2 भेद मैंने आपको बता दिए हैं, 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। भाई देखो, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? आंसर है उपहास। बाकी क्या क्या होना चाहिए फिर? उत्साहवर्धन भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति भी। उपहास नहीं होना चाहिए किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। होता क्या है उपचारात्मक शिक्षण? थोड़ा सा देख लीजिएगा, उपचारात्मक जो शिक्षण है आपका होता क्या है, ठीक है। भाई जैसे मान लो कि बच्चे में कोई कमी है, बच्चे में क्या है?
भाई जैसे कोई भी बच्चा है किसी क्षेत्र में कमज़ोर है वो, ठीक है, क्षेत्र में क्या है, कमज़ोर है, तो उस कमी की जो पहचान आप कर रहे हो वो तो आपका है निदानात्मक परीक्षण, वो तो आपका क्या है, निदानात्मक परीक्षण। और निदानात्मक परीक्षण के बाद आप उसका क्या उपचार कर रहे हो वो आपका कहलाएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको उपचारात्मक शिक्षण। आगे देखिएगा। और दोस्तों यही क्वेश्चन आपका 2-3 तरीके से बनता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बालक के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना, कमज़ोर क्षेत्र ये तो किस में आएंगे, उपलब्धि परीक्षण में। अगर आप इन पे पहचान कर रहे हो तो ये आपके आ जाएंगे निदानात्मक परीक्षण में, और इसकी कठिनाइयों को दूर करना ये आ जाएंगे उपचारात्मक परीक्षण में। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है तीनों साथ में जुड़े हुए हैं, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और आपका जो है उपचारात्मक शिक्षण। तो बिल्कुल ये जो सारे हैं वो आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाई जो भाषा शिक्षण की है श्रुत लेखन, भाई आप सुन के जो कुछ लिखते हैं, सुन के अभ्यास करते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो वर्तनी दोष दूर करना ये तो उद्देश्य होना चाहिए। शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना ये भी उद्देश्य होना चाहिए। नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना या हस्तलिपि सुधारना, तो हस्तलिपि सुधारना भी इसका उद्देश्य, लेकिन वर्तनी दोष दूर करना, भाई लिखने के दोष जो आप श्रुत लेख से थोड़ी दूर कर सकते हो। आप खुद देखिएगा भाई जो आपके लिखने के दोष है तो वो श्रुत लेख से थोड़ी आपके दूर होंगे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि है उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है। भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि है उसका मूल स्रोत है वो कौन सी भाषा है, तो आपकी संस्कृत हो जाएगी, क्योंकि ना ही तो इसमें आपकी फ्रेंच आएगी, ना ही आपकी जर्मन भाषा आएगी, ना ही इसमें आपकी रूसी भाषा आएगी। तो आपकी जो संस्कृत भाषा है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, अनुकरण विधि। लेकिन कौन से लेवल पे है ये, भाई अपन को पता है लेखन और उच्चारण के लिए जो है आपकी अनुकरण जो विधि है वो उपयोगी है, लेकिन कौन से स्तर पे उपयोगी है, ये तो प्रारंभिक स्तर पे। कौन से स्तर पे, प्रारंभिक स्तर पे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, ठीक है, ये प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, अधिगम की संपूर्णता होती है, लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। तो अधिगम सीखने की जो संपूर्णता है वो आपकी इकाई योजना में होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे हिंदी पेडागोजी के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि सीटेट की निःशुल्क जो क्लासेज हैं वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो बिल्कुल आप सारी क्लासेज डेली बेसिस पे अटेंड करें। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई क्लास हो तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।